नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और बात करूंगा आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आईएएस परीक्षा के जीएस मेंस पेपर 2 के और राजस्थान की जो आरएस परीक्षा है उसमें जो जीएस पेपर मेंस थर्ड है, तीसरा जो पेपर है उसमें उपस्थित टॉपिक जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक गत्यात्मकता, तो उससे जुड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल इस दौरान हम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट अर्थात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पर चर्चा करेंगे। दो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हमारे यहाँ पर जो है अब तक पारित किए गए हैं, उन दोनों पर हम बात करेंगे। इस दौरान हम ये समझेंगे कि भारत में चुनाव को लेकर के क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से इनका रेगुलेशन किया जाता है, कौन कौन से निकाय इसमें काम करते हैं और इन अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो लोकतंत्र होने के नाते एक स्वतंत्र संस्था के रूप में चुनाव आयोग को यहाँ काम करने का मौका मिलता है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे, जहां से बेहतरीन प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही बेहतरीन कथन है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि स्वयं में विश्वास करना और विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता, मतलब कि बच्चों को यदि बचपन से ही एक तो खुद में विश्वास करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और दूसरा इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया और अभ्यास कराया होता, मतलब हम अपने आप में विश्वास करें, ये चीज अगर हमको बचपन से बेहतरीन तरीके से समझाई जाए और हम धीरे धीरे ये मान लें कि खुद पर विश्वास करना औरों पर विश्वास करने से ज्यादा बेहतर है, तो यकीन मानिए कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। लोगों के जीवन में अगर बुराइयां आती हैं, लोगों के जीवन में यदि दुख आते हैं, तो उसका प्रमुख कारण है स्वयं पर विश्वास न करके आसपास में और अन्य लोगों पर विश्वास करना। हम जब तक अपने आप पर निर्भर नहीं है तब तक हम पंगु हैं, तब तक हम पशु समान हैं, ठीक है। तो हर एक मनुष्य को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के जो निर्देश हैं उन पर चलते हैं, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि दूसरों के निर्देशों को लेने के पश्चात भी काम हम अपने हिसाब से करें। हमारे लक्ष्य हमें तय करने हैं, तो ये प्रयास आप भी करें। और चूंकि हिंदी मीडियम में मैं ये पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, तो मान के चलिए कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे और इस मैटर को आपने अच्छी तरह से ग्रहण किया और खुद पर विश्वास किया कि हां आप भी सफल हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। बात करते हैं भारत में चुनावों की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, हम हैं एक लोकतंत्र। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है और इसीलिए मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करवाना हमारे लोकतंत्र के लिए एक अपरिहार्य मतलब जिसे छोड़ा ना जा सके, मतलब जो होना ही चाहिए। परिहार्य मतलब अनिवार्यता को दर्शाता है कि ऐसा होना ही चाहिए। तो लोकतंत्र में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, तभी जाकर के लोकतंत्र को एक सफल लोकतंत्र की संज्ञा दी जा सकती है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की है। इस भाग 15 में हमारे लिए वयस्क मताधिकार और ऐसे बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर के 6 अनुच्छेद हैं, 324 से 329, और ये अनुच्छेद हमें दर्शाते हैं कि कैसे संसद चुनावी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है, कैसे चुनाव आयोग जो है अपने अधिकार हमारे संविधान से प्राप्त करता है और एक संवैधानिक आयोग के रूप में देश में स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 324 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के प्रहरी के रूप में, क्योंकि अगर चुनाव में कहीं पर भी सरकार की भागीदारी होने लगे तो ऐसे में इन चुनावों का निष्पक्ष होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इस चुनाव के प्रहरी के रूप में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है और ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करता है, ना कि सरकार के निर्देशों के अनुसार। आयोग की स्थापना हमारे यहां पर अनुच्छेद 324 के अधीन 26 नवंबर 1949 को की गई थी, अर्थात जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, अंतिम बैठक का जो अंतिम दिन था, उसी दिन से हमारे देश में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई। इसके बाद
जो संविधान में वर्णित अनुच्छेद है अर्थात 300 जैसे 327वां अनुच्छेद है जो कि हमारी भारत सरकार को, हमारी जो संसद है उसको चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार देता है। उसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा 2 अधिनियम पारित किए गए, जिनमें पहला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, इसे बर्डन की तरह ना लेकर के जानकारी के रूप में लीजिए, तो उतना ही बेहतर होगा, आप उतना ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या समझा आपने कि एक तो संविधान में वर्णित भाग 15, दूसरा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, तीसरा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं परिसीमन अधिनियम जो कि 1952 में आया था, जो कि निर्धारित करता है उन सीमाओं को जो किसी एक चुनाव क्षेत्र के लिए निर्धारित होती है। तो ये चारों मिलकर के ये स्तंभों के रूप में काम करते हैं हमारी चुनाव प्रक्रिया के। तो हम एक एक करके इन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संविधान के अनुच्छेदों को देखेंगे जिनमें विभिन्न प्रकार के वर्णन किए संक्षेप में, और उसके बाद हम क्रमशः जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों पर बात करेंगे। तो एक एक करके हम जो है पार्ट्स में से पढ़ने वाले हैं। तो बस आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संविधान में वर्णित जो प्रावधान है उनके बारे में। सबसे पहला जो अनुच्छेद हमारा है वो है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण मतलब जो मुखिया है उसके रूप में, निदेशन अर्थात कैसे काम करना है ये बताने के लिए, और नियंत्रण अर्थात जब चुनाव हो रहे हो तो उनको किस प्रकार से भली भांति पूरा करना है। इन सभी के कामों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्ति को दर्शाता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो चुनाव है उनको करने के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। खास करके संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का इसमें वर्णन किया जाता है। इसके बाद जो हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव हैं उनके लिए अलग से संविधान में पंचायती राज व्यवस्था जो बनाई गई है उसके अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वे उन्हें देखते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 325। देखिए आपको कई बार पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 में मूलभूत अंतर क्या है। तो जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो अभी आप समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अनुच्छेद 325 यूनिवर्सल सफ्रेज अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि हर किसी को मत की अधिकार होना, हर किसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त होना, यही दरअसल सार्वभौमिक मताधिकार है। तो जो है निर्वाचक नामावली अर्थात वो लिस्ट जिसमें वोट देने वाले लोगों का नाम होता है उसमें किसी भी व्यक्ति को अपात्र नहीं किया जा सकता, मतलब आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर। अब ये जो शब्द केवल जुड़ा है इसका मतलब आप समझिए, ये दर्शाता है कि केवल इन मुद्दों के आधार पर किसी को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता, अन्य मुद्दों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत अधीन जो व्यक्ति होते हैं, सजा याफ्ता जो व्यक्ति होते हैं, भ्रष्ट आचरण करने वाले जो लोग होते हैं, या फिर जो जेलों में बंद कैदी हैं, ऐसे लोगों को किया जा सकता है। लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र नहीं किया जा सकता। पहली बात तो इसकी यह है। दूसरी बात क्या है? और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अब ये दूसरी ओर उन वोटर्स के बारे में कहता है कि कोई भी वोटर जो है धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि मुझे इस क्षेत्र की जो है निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए। जैसे कि किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, अगर आप किसी क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर किसी एक संप्रदाय विशेष का बहुलता है, ठीक है, और आपकी संख्या वहां पर कम है, तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मुझे दूसरे क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में लिया जाए। नहीं, ये केवल उस जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं उसी क्षेत्र के आप वोटर हो सकते हैं, वहीं पर आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अर्थ इसके निकलते हैं। तो ये यूनिवर्सल सफ्रेज अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 326 की। जितना ज्यादा सरलता से समझेंगे, जितना क्लैरिफिकेशन रखेंगे, उतना ही बेहतर होगा परीक्षा में प्रश्नों को अटेम्प्ट करना। अनुच्छेद 326 थोड़ा और आगे बढ़ता है
और सार्वभौमिक मताधिकार की तुलना में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। तो यह कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब कि सार्वभौमिक मताधिकार में तो हमने कह दिया कि किसी को भी जाति, धर्म, मूल वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन 326 ये कहता है कि पूरे जो लोग हैं, उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उनमें से वही लोग वोट दे सकते हैं जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है। और वर्तमान समय में ये आयु है 18 वर्ष, अर्थात 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, ठीक है। और इस 61वें संविधान संशोधन से आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जितने भी जिनका नाम निर्वाचक नामावली में, तो देखो 325 कहता है नामावली में नाम कौन जुड़वा सकता है, लेकिन 326 बोलता है वोट कौन दे सकता है, ठीक है। तो वोट वही दे सकते हैं जो एक तो योग्य है निर्वाचक नामावली के, ठीक है, और दूसरा जो 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। तो अगर आपका नाम निर्वाचक नामावली में है और आप 18 वर्ष से ऊपर है, चूंकि नामावली में नाम तभी आएगा जब आप 18 से ऊपर होंगे, तो वे सभी लोग वोटिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसे सभी वयस्कों को देश में मताधिकार प्राप्त है। तो ये एक बहुत ही बड़ी विशेषता है दोनों जो हमारे अनुच्छेद हैं 325 और 326। तो एक जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है, वहीं दूसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। तो 325 में कहीं नहीं लिखा कि आप 18 वर्ष से अधिक आयु के हो, लेकिन 326 रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि 18 साल से ऊपर का होना जरूरी है, 325 के जो नियम है उनको पालन करते हुए। इसके बाद आती है संसद की शक्तियों की बात। 327 जो है वो विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति देता है। ओके, ये विधानमंडल का मतलब है संसद, ठीक है। तो 327 संसद को विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है राज्यों के विधानमंडलों के बारे में, ठीक है। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विभिन्न प्रकार के नियम बना सकती है। और 328 ये शक्ति राज्य को देता है। तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति उस राज्य के विधानमंडल को भी होती है। तो एक और जहां 327 संसद को, वहीं 328 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। अंत में अनुच्छेद 329 जोड़ा गया है और यह कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि निर्वाचन करते समय मान लीजिए किसी पर बूथ, किसी जगह कोई गणना हुई, किसी जगह पर किसी तरह की कोई भी गतिविधि हुई, उसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। उसी का काम है, वही निर्धारित करेगा वह चुनाव को रद्द करना है या चुनाव को करवाना है, ये सारा काम। न्यायालय का काम केवल इतना है कि जब कभी उसके पास थ्रू प्रॉपर चैनल एक बनाए गए अधिनियम के अधीन यदि कोई भी याचिका दायर की जाती है तो ही वो सुनवाई करे, नहीं तो वो प्रक्रिया में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करे। ये बात इसमें कही गई है ताकि चुनाव आयोग को न्यायपालिका से भी मुक्त रखा जा सके। तो ये प्रावधान हमारे यहां पर चुनाव संबंधी प्रावधान है जो संविधान में वर्णित है। इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन जो है चुनाव हमारे काम करते हैं। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है जो हमारे यहां पर चुनावों को निर्धारित करता है। दरअसल अनुच्छेद 82 जो है हमारे चुनाव क्षेत्र हैं उनके परिसीमन की बात करता है कि संविधान के अनुसार गठित एक परिसीमन आयोग जो है वो ये सलाह देगा राज्य को कि किस प्रकार से क्षेत्रों का परिसीमन करना है, उनकी बाउंड्री निर्धारित करनी है। भाई फला फला बाउंड्री का जो क्षेत्र है वो एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में है। तो ये अनुच्छेद 82 भी कहीं ना कहीं मदद करता है चुनाव संबंधी कार्यों में। तो ये हो गई अनुच्छेदों की बात जो कि संविधान में वर्णित है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक भूमिका बना लेते हैं दोनों प्रतिनिधित्व अधिनियमों के बारे में, 1950 और 1951 के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले हम अधिनियमों की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, हमने ये पढ़ लिया है। हमने ये भी देखा कि अनुच्छेद 325 सार्वभौमिक मताधिकार को सुनिश्चित करता है और विभिन्न मुद्दों पर आधारित जो दावे हैं उनको निर्धारित करता है। इस पर हमने बात कर ली। मैंने आपको यह भी बता दिया कि संविधान के अनुच्छेद 82 में चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण के लिए परिसीमन की व्यवस्था भी की गई है। और यह काम कौन करता है? संविधान के अंतर्गत गठित एक परिसीमन आयोग जिसकी सिफारिश पर यह परिसीमन
किया जाता है। ये कुछ पृष्ठभूमि है और इसी पृष्ठभूमि के आधार पर जो है दो एक्ट हमारे यहां पर लाए गए जिनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या एक अंतर है वो आपको इस टेबल से पता चल जाएगा कि भाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ये चीज हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे। तो देखिए 1950 किस किस मुद्दे पर बात कर रहा है वो हम देख रहे हैं और ये 1951 किस किस मुद्दे पर बात कर रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में है वो है मतदाताओं की योग्यता। मतलब कि हमारे देश में कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार से वोटर बन सकता है। क्या केवल नागरिक वोटर बन सकते हैं? क्या कोई एक राज्य विशेष से बाहर सरकारी नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति भी वोटर बन सकता है? क्या कोई सजा याफ्ता व्यक्ति भी वोटर बन सकता है? तो वोटर कौन बन सकता है ये योग्यताएं यहां पर निर्धारित की गई है। इसके विपरीत या इसके तुलना में 1951 जो है वो जो निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रतिनिधि हैं उनके लिए योग्यताओं का निर्धारण करता है। तो वो क्या करता है, दोनों सदन जो हमारे हैं और जो विधानमंडल हैं उनकी सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जहां पर वोटर्स की योग्यता की बात कर रहा है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है जो खड़े होने वाले सदस्य हैं जो सदस्यता के लिए प्रतिनिधि के रूप में जाना चाहते हैं, तो जो वोटिंग के लिए अपने लोगों से अपील करते हैं कि वो उनके पक्ष में वोट करें, इस तरह से निर्वाचन में खड़े होने वाले व्यक्तियों के लिए योग्यता और अयोग्यता को कौन दर्शाता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो ये वोटर्स के लिए है और ये कैंडिडेट्स के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची तैयार करने के प्रावधान किए हैं। अब चूंकि वोटर की योग्यता को यह निर्धारित करता है तो वोटर लिस्ट कैसे बनेगी वो चीज भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बताई गई है। इसी तरह से ये चूंकि कैंडिडेट्स की योग्यता की बात करता है तो जो राजनीतिक दल हैं वो कैसे पंजीकृत होंगे, कौन सा राष्ट्रीय दल बनेगा, कौन सा राज्य स्तरीय दल बनेगा, कौन सा केवल पंजीकृत दल रह जाएगा, ये सारी जो है चीजों को कौन निर्धारित करता है, 1951। देखो तुलनात्मक अध्ययन करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद यह प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या करता है, परिसीमन की व्यवस्था करता है कि निर्वाचन क्षेत्र कैसा होगा, निर्वाचन क्षेत्र कैसा होगा उसके बारे में परिसीमन ये करता है। और चूंकि ये परिसीमन करता है तो ये इसके साथ साथ जो संसद और राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन है उसको भी देखता है। संसद में यहां पर केवल लोकसभा आएगी, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 4 में पहले ही वर्णित किया हुआ है। तो संविधान का अनुच्छेद 4 पूर्व में ही राज्यसभा की सीटों के बारे में बता चुका है, इसलिए लोकसभा की कौन कौन सी सीटें किस किस राज्य में होगी, कितनी होगी, क्योंकि परिसीमन यही हो रहा है तो फिर उसके बारे में भी जानकारी यहीं से मिलती है हमको। ठीक है, लेकिन अब चूंकि परिसीमन का काम इधर हो गया, सारी सब भूमिका तैयार हो गई, तो फिर चुनाव करवाने और उसके वास्तविक संचालन का काम 1951 में दे दिया। ठीक है, तो वोटर और एरियाज, वोटर और एरिया, वोटर लिस्ट, इनके बारे में और सीट्स के बारे में तो 1950 में लिखा हुआ है, जबकि कैंडिडेट्स, उनसे जुड़े राजनीतिक दल, चुनावों की प्रक्रिया, उससे जुड़ी मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी, कौन कौन से अधिकारी होंगे, और चुनाव होने के दौरान होने वाली गतिविधियां जिसमें भ्रष्टाचरण और अपराध है, और चुनाव होने के बाद में होने वाले संदेह और विवाद, इनको देखता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है, क्या इनको समझने में कोई दिक्कत है? हमें केवल इतना समझना है कि एक और जहां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 हमें वोटिंग देने की पावर्स देता है, हमारे एरियाज को निर्धारित करता है, हमारी सीटों को निर्धारित करता है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 हमारे लिए कैंडिडेट्स, राजनीतिक दलों, चुनाव की प्रक्रिया, मशीनरी, उस दौरान होने वाली जो अपराध हैं, जो भी चुनाव आचार संहिता है, और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। तो अगर आप चाहें तो इन्हें याद करें, चाहें तो आप वीडियो देखें ना देखें, लेकिन मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं आपको सबसे बेहतरीन मटेरियल देने की कोशिश करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जनप्रतिनिधि के अधिनियमों के बीच में जो अंतर है इसको समझ पाए होंगे। परीक्षा में सीधा सीधा ये पूछा भी जा सकता है और प्रीलिम्स में भी यहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप सभी लाभ उठा सकते हैं हमारे कोर्स का, जो कि इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी से जुड़ा हुआ है।
RS 2021 के लिए मैंने ये कोर्स बनाया है। तो हमारी एप्लीकेशन है RS जंक्शन के नाम से, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 699 रुपए का ये कोर्स है, मतलब 700 रुपए। दोस्तों कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इस पूरी क्लासेस में आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी। अभी जो ये मैंने क्लास करवाई है, इस कक्षा के नोट्स भी आपको वहां पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। PDF A4 नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, MCQ क्विज और टेस्ट आपको वहां पर मिलेंगे, 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर हम डिस्कशन करेंगे, और आपके सभी डाउट्स के लिए एक डिस्कशन फोरम भी होगा जहां पर आप अपने डाउट रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो अगर आप अंत तक जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी तैयारी के प्रति जो है सीरियस है। तो सीरियस बने रहिए। इस कोरोना काल में चूंकि समस्याएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। अपनी पढ़ाई को निरंतरता दीजिए, अपने लक्ष्य की ओर अडिग बनकर के टिके रहिए, ताकि सफलता निश्चित रूप से एक दिन आपके कदम चूमे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।